इवनिंग सब्सक्राइबर, आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का ये एक अगला एपिसोड है और 2025 का ये एक पहला क्लास है। और चूंकि इस बीच मैं काफ़ी बिजी था तो आप लोगों के लिए क्लास नहीं लेके आ सका। फिर भी मेरे चैनल के ऊपर आपको एनसीसी की पढ़ाई के लिए सारे कंटेंट अवेलेबल थे और इस बीच मेरी व्यक्तिगत व्यस्तता थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सम्मुख ऑनलाइन नहीं आ सका। अभी वो समय मिला है तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। साथ ही साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो उनको दूर करने के लिए आप ऑनलाइन क्लास लीजिए। तो मैंने ये स्टार्ट किया है और अब चूंकि अभी बहुत सारे जगहों पे ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट ये तीनों एग्जामिनेशन चलने स्टार्ट हो चुके हैं। ए सर्टिफिकेट कहीं हो चुका है, कहीं होने वाला है। इसी तरह से बी सर्टिफिकेट भी कहीं हो चुका है, कहीं होने वाला है। और जैसा सबको आपको, अगर मेरे चैनल को आप फॉलो करते हैं तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि सी सर्टिफिकेट इस साल जो है 16 फरवरी को होगा, संडे को होगा। और प्रैक्टिकल हो सकता है कि एक दिन पहले शनिवार को हो, अगर शनिवार को नहीं हुआ तो रविवार को भी हो सकता है। यह सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। आप अपने बटालियन के संपर्क में रहें और ताकि आपको पता चल सके कि प्रैक्टिकल एक दिन पहले 15 को है या 16 को ही है। तो हर जगह ये अलग अलग है। ये लिबर्टी छोड़ दी गई है यूनिट लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, डायरेक्टरेट लेवल पे। तो वो रिसोर्स के मुताबिक जो बोलते हैं ना इंस्टीट्यूट और एग्जामिनेशन हॉल के सेंटर के अवेलेबिलिटी के मुताबिक ये डिसीजन छोड़ दिया गया है। लेकिन सभी का रिटन एग्जाम 16 फरवरी को होगा। तो आप इसे दोबारा नोट कर लें। और इससे संबंधित जो डीजी एनसीसी के लेटर हैं वो मैंने एक अपने वीडियो में अपलोड किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा। और जो नए कस्टमर हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं या जो नए व्यूअर हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डीजी एनसीसी के द्वारा इशू किया गया कोई भी दिशा निर्देश, कोई भी ऑर्डर, कोई भी पॉलिसी, वो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाता है। और इस चैनल का यही एकमात्र मकसद है कि आपको एक प्रमाणिक, सटीक और सही जानकारी दी जाए। क्योंकि मैंने देखा कि YouTube के ऊपर या सोशल मीडिया पे या बाकी जगहों पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको भटकाते हैं और आपको सही जानकारी नहीं देते। तो मुझे लगा कि एक ऐसा जगह हो, प्लेटफॉर्म हो, जहां पर आपको ऑथेंटिक और प्रमाणिक जानकारी मिले और करेक्ट जानकारी मिले। क्योंकि जब तक आपको करेक्ट जानकारी नहीं होगा आप भटकते रहेंगे, आप का जो महत्वपूर्ण टाइम है वो वेस्ट होगा और आप एग्जाम में ए ग्रेडिंग नहीं ला पाएंगे। तो हम सब का मकसद यही है कि आप कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करें। तो जैसा कि इस साल के परीक्षा में जो बदलाव आया है वो मैंने अपने पिछले चैनल्स में वीडियो में बता रखा है। फिर भी थोड़ा सा मैं आपके लिए रिकैप कर देता हूं। इस साल ए, बी और सी तीनों एग्जामिनेशन जो है वो OMR के ऊपर होगा। तीनों एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव होगा जिसे हम MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें आपको ए सर्टिफिकेट के जो प्रश्न होंगे वो 2.5 मार्क्स के होंगे और बी और सी के जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। तो देखा जाए अगर आपको, तो लगभग आपके पास जो है ए, बी, सी तीनों एग्जामिनेशन को अगर देखा जाए तो एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है लगभग। तो कहने का मतलब जो मेरा तजुर्बा आपके लिए है कि बहुत सारे बच्चे प्रश्न पढ़ने में, समझने में या अगल बगल से हिंट के चक्कर में वे अपना महत्वपूर्ण टाइम बर्बाद करते हैं। तो कृपया करके टाइम बर्बाद ना करें क्योंकि आपके लिए वक्त जो है बहुत कीमती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, आपको सभी अटेम्प्ट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपके जो हैं वो पेपर, जितने भी पेपर हैं 1, 2, 3, 4 सभी पेपर में पास होना जरूरी है। तो इसीलिए आप अपने जो एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप जाते हैं, जो आपको 3 घंटे मिलते हैं, उस 3 घंटे को पेपर 1 चूंकि प्रैक्टिकल है वो आपका एक दिन पहले या ऑन ग्राउंड हो जाएगा। जो पेपर 2 जो आपका जो है वेपन ट्रेनिंग, पेपर 3 मिसलेनियस, पेपर 4 स्पेशल सब्जेक्ट। तो ये जो 3 पेपर हैं, इन तीनों पेपर के जितने जितने मार्क्स हैं, लगभग मैंने आपको क्या बोला, एक प्रश्न 1 मिनट का। तो मान लीजिए वेपन ट्रेनिंग में लेट्स से 80 क्वेश्चन है, मतलब 80 मिनट वहां जाएगा।
अगर किसी सेक्शन में 100 क्वेश्चन है मतलब 100 मिनट वहां जाएगा, किसी में अगर 175 या 150 है तो 150 मिनट वहां जाएगा। तो इस तरह से आप शुरू में ही हर सेक्शन के लिए एक नियत समय जो टाइम है एक क्वेश्चन पे लगभग 1 मिनट आप बांट देंगे और कोशिश करेंगे घड़ी को देखते हुए कि उतने मिनट में उस सेक्शन को पूरा करें। एक ही सेक्शन में 2 घंटे 2.5 घंटे बर्बाद ना करें, नहीं तो आपका एक महत्वपूर्ण सेक्शन छूट जाएगा। तो पहले बार में अटेम्प्ट में क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और जो प्रश्न आपको समझ में आ जाता है, उत्तर आपको समझ में आ जाता है, उसको टिक करते जाएं। तो इस तरह से क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी जो है शुरू से लेके आखिरी तक पूरे प्रश्न को आप सॉल्व कर देंगे। फिर अगर आपके पास टाइम बचेगा तो फिर से आप वापस आएंगे और जो प्रश्न छूट रहे हैं या जिसमें आपको थोड़ी हेल्प की जरूरत है या समझने में दिक्कत हो रही है उसको सेकेंड अटेम्प्ट करेंगे। ये नहीं कि एक तरफ से शुरू किया तो ये मेरे से क्यों नहीं बनेगा, मैं इसको बना के छोड़ूंगा, तो वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो प्रश्न आपके दिमाग में क्लिक करता है, आपको स्ट्राइक करता है, आपकी मेमोरी से याद आता है, तो आप उसको सॉल्व करते जाएं। उसी हिसाब से समय का बांट, किस पेपर में कितना टाइम देना है वो मैंने आपको बता दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं वे भी इस ट्रिक को न जानने की वजह से उनका एक पर्टिकुलर सेक्शन छूट जाता है, 3 घंटा बीत जाता है और वो एग्जाम में जानते हुए भी फेल हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस चेतावनी को या इस निर्देश को आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे जो कैडेट्स थे बहुत ज्यादा प्रेशर या टेंशन जो है वो प्रैक्टिकल को ले रहे थे, चाहे ड्रिल हो, चाहे फायरिंग हो, चाहे मैप रीडिंग हो, चाहे जो भी हो। बट आपको मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि एनसीसी में लगभग प्रैक्टिकल में हर बच्चे पास हो जाते हैं, तो प्रैक्टिकल की आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। उसके जगह पे आपको थ्योरी पेपर जो आपके सैद्धांतिक प्रश्न वाले, जो आपके ऑब्जेक्टिव, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, उस पे ज्यादा फोकस करना है। यहां पर मैं एक बात दोहराना चाहूंगा, मैंने देखा कि बहुत सारे कैडेट्स जो हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चन करा दीजिए सर, क्वेश्चन बैंक दे दीजिए, या फलाने चैनल का एमसीक्यू क्वेश्चन है फलाने पीडीएफ को दे दीजिए। मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा कि जो भी मार्केट में पीडीएफ अवेलेबल है वो आपको एक सेलेक्टिव पढ़ाई देता है। तो उसका मतलब है कि आपने पहले ही पढ़ाई जो है कम किया तो एग्जामिनेशन में आपको साथ धोखा हो सकता है। मेरे चैनल के ऊपर अधिकतर कमेंट्स के नीचे आपको एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा। उस पीडीएफ में मैंने आपके लगभग सभी विषयों के डीजीएनसीसी के किताब के मुताबिक मैंने डिटेल वीडियो बना दिया। अगर आपने एक बार उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको यह पता हो कि किस विषय में क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सा प्रश्न किस टॉपिक का है, किस सेक्शन का है, किस पेपर का है। जब एक बार आप विषय को समझ लेंगे फिर उसके बाद आप चाहें तो एमसीक्यू से प्रैक्टिस करें। लेकिन शुरू से ही अगर आप एमसीक्यू से पढ़ेंगे, विषय को नहीं समझेंगे, तो उस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको लगभग 300-400 पेपर को याद करना, प्रश्न पत्र को याद करना संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पहले विषय वस्तु को समझने पे आप जोर दें, ताकि जब एक बार विषय आपका समझा होगा तो निसंदेह 4 ऑप्शन में से आप लगभग 99.9% आप करेक्ट चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस किया तो ऑब्जेक्टिव याद नहीं है, फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि बी होगा कि सी होगा, अरे नहीं ए होगा, तो वहां पे कंफ्यूजन हुआ मतलब आपने वो गलत करना ही करना है। इसके साथ साथ मैं इसलिए बता रहा हूं दोबारा आपको कि इस बार ऑब्जेक्टिव में आपके पास डू और डाई का सिचुएशन है। कहने का मतलब आप जो भी आंसर देंगे या तो वो 100% करेक्ट होगा या 100% रॉन्ग होगा। पहले जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टाइप्स या लॉन्ग टाइप के होते थे, तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती थी कि आपने अगर आपको मान लो 100 पेज में 100 लाइन में या 150 लाइन में या 1 पेज में या 1.5 पेज में आपने आंसर लिखने हैं और आपने लगभग मिलता जुलता अगर कुछ भी लिखा है तो आपको 50-60% मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन यहां पे क्या है कि भाई या तो 0 या तो फुल। तो कहने का मतलब यहां पे कोई ऐसा नहीं कि आपका अगर आंसर मिलता जुलता है तो आपको चलो आंसर दे देते। अगर 4 ऑब्जेक्टिव में चॉइस है A B C D और मान लीजिए कि अगर उसका करेक्ट आंसर बी है, अगर आपने बी किया तो आपको फुल, अगर बी और सी के कैडेट हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और नहीं गलत किया तो आपको 0 मिलेंगे।
तो कहने का मतलब मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ऑब्जेक्टिव मतलब इजी। ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव आपको डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाता है। यहां पे आपके फ्लेक्सिबिलिटी जो आपके लिए जो होता है वो कम हो जाता है। यहां पे आइदर राइट और रॉन्ग, इट्स लाइक अ डिजिटल, या तो करेक्ट या तो रॉन्ग, या तो 0 या तो 1। तो इस तरह से प्रश्न में आपका जवाब का परसेंटेज या हिटिंग या आपका स्कोर का ज्यादा सही होने का चांस तभी संभव है जब आप उस विषय को अच्छे तरीके से समझा है, देखा है, अपने अंदर आत्मसात किया हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरे तकरीबन सभी वीडियो के नीचे आप जाएंगे, कमेंट सेक्शन को देखेंगे, वहां पर मैंने आपको पीडीएफ दिया है। उस पीडीएफ में हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक का एक डिटेल वीडियो मैंने दिया हुआ है। तो आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले आप उस वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। अगर आपके पास टाइम कम है तो YouTube के अंदर एक फैसिलिटी है, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप उसको ऑडियो के तौर पे भी सुन सकते हैं, बट एक बार अवश्य सुने ताकि आप एग्जाम में ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि जो आपने आउट ऑफ 4 जो 1 सेलेक्ट किया है वो करेक्ट हो। अदरवाइज आपने सारी मेहनत की, अंदाजा मारा, सट्टा मारा और गलत लेके आ गए, तो वहां पर आपको किसी के लिए कोई नहीं, क्योंकि इस बार सारे मशीन से जांच होगा, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं यार मेरे तो पीआई बहुत अच्छे हैं, वो मुझे नंबर दे देंगे, मुझे बचा लेंगे, मुझे पास कर देंगे, तो अब वैसी बातें नहीं है, क्योंकि यहां पर जो मैनुअल इंटरवेंशन है वो खत्म हो गया है। आपका एग्जाम ओएमआर के ऊपर होगा, उस ओएमआर को मशीन के अंदर डाला जाएगा, मशीन के अंदर उस एग्जामिनेशन का जो कोड है, सेट है, उसके आंसर डाले गए हैं, मशीन ऑटोमेटिक चेक करेगा और ऑटोमेटिक आपके रिजल्ट जनरेट करेगा। तो यहां पे कोई किसी को चाह के भी हेल्प नहीं कर सकता है। जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई इस गफलत में या इस उम्मीद में है कि मुझे कोई हेल्प कर देगा, एएनओ हेल्प कर देंगे, पीआई हेल्प कर देंगे, तो उसके गफलत में न रहें। आप सीरियसली पढ़ें, विषय को देखें, समझें, अपने नोट्स बनाएं और लास्ट मिनट में अगर आपको टाइम है तो फिर आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके प्रैक्टिस कर लें। तो उम्मीद है कि अभी से आप सभी को क्लियर हो गया होगा, आपका कोई डाउट नहीं रह गया। कहां फोकस करना है, प्रैक्टिकल पे फोकस करना है कि थ्योरी पे फोकस करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ अभी मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, सब्सक्राइबर की तरफ से भी आ रहे थे, बटालियन और यूनिट्स की तरफ से भी आ रहा था, और जो आपके पेरेंट्स हैं उनके तरफ से आ रहा था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसको ऊपर आप एक सर वीडियो बनाएं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं बच्चों के ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊं। तो जो आज का मेरा ये वीडियो है, ये वीडियो आपका SSCD जो सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ये उसके अंदर आता है। और इस सब्जेक्ट का जो है आपका SSCD के अंदर जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उसमें आपका एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, वो है बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा। इसके अंतर्गत मैं खास करके आज इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य होगा बच्चों की सुरक्षा, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह का हमारा समाज खुल रहा है, एनवायरनमेंट खुल रहा है, सोशल मीडिया खुल रहा है, डिजिटल एज की जो क्रांति आई हुई है, इस क्रांति के साथ बच्चों की सुरक्षा के ऊपर एक गंभीर खतरा बना हुआ है, जिसे हम आपके सिलेबस में है, लेकिन किसी वजह से जब मैंने देखा, बच्चों से इंटरेक्ट किया, तो मुझे पता चला कि उस सब्जेक्ट को कोई पढ़ाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, या उसको बताने में वो हेजिटेट करते हैं। तो ये जो आज का मेरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है वो इसकी जो हेडिंग है वो है यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज को आपको पता होगा कि एनसीसी जब आप ज्वाइन करते हैं ए सर्टिफिकेट से, तो लगभग आप 8वीं क्लास के स्टूडेंट होते हैं। तो आपका तकरीबन जो आपकी एज होती है, 8वीं क्लास में आपने एडमिशन लिया तो 8 5 13, मतलब 13 साल से लेके लगभग 18 साल के बीच में आप बच्चे होते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। तो ये दोनों इससे आप वल्नरेबल रहते हैं, आपको ये खतरा बना रहता है। तो ये वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ताकि आपको पता हो कि एज ए चाइल्ड, एज ए बच्चे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपके क्या हक हैं, आपको राइट क्या है, आपको क्या क्या चीजें आपके साथ गलत हो सकती हैं।
तो वो सब चीजों का अगर आपको पता होगा तो आप उससे अपना बचाव कर सकते हैं, अपने दोस्त का बचाव कर सकते हैं, अपने भाई बहन का बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यह वीडियो अपने माता पिता को भी दिखाएं, ताकि उन्हें भी पता हो कि आपको लेकर उनको क्या एहतियात बरतनी है, क्या सतर्कता बरतनी है, और खुदा न खास्ते अगर कोई घटना घटती है तो उनको आगे क्या करना है। क्योंकि जब तक उन्हें पता नहीं होगा वो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे, उससे बच नहीं पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो आज का हमारा मेन सिलेबस है वो है आपके SSCD का है, बच्चों की सुरक्षा। बच्चों की सुरक्षा के अंतर्गत मैं आपको प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर बताऊंगा, यौन अपराधों से बच्चों को किस प्रकार से बचाना है, उस क्या नियम है, क्या क्या सरकार ने दे रखा है, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं हम इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आपको हम एक वीडियो शेयर करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो को आप अच्छा लगेगा, और वीडियो देखने के बाद फिर मैं आपको मेन कंटेंट के ऊपर लेके चलूंगा। तो चलिए हम आपको एक वीडियो शेयर करता हूं, आप उसको देखें और आप उस पर बने रहें। मैं 9 साल की हूँ। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मेरे कुछ दोस्त शरारती हैं, पर शरारत तो मैं भी करती हूँ ना। कोमल कुमार। मम्मा स्ट्रिक्ट है, पापा कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान भी तो रखती है ना। फिर भी मुझे तो पापा ज्यादा पसंद है। अरे बख्शी, क्या बात है। कुमार। पापा के पुराने दोस्त बख्शी अंकल और आंटी हमारे नए पड़ोसी हैं। हेलो, कौन है ये स्वीट छोटी सी लड़की? कितना अच्छा होता अगर उनके पास बच्चे होते जो मेरे साथ खेल सकते। थैंक यू। आज बख्शी अंकल मुझे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। पापा ऑफिस के लिए लेट हो गए थे ना, इसलिए। अंकल बहुत ही स्वीट है। आंटी तो बिजी रहती है और अंकल तो घर से ही काम करते हैं। उनका घर भी कितना अच्छा है। वाव, यूनिकॉर्न। इट्स ओके, तुम अपनी मम्मा को बता सकती हो कि मैंने दिया है, या फिर बताना ही नहीं। पापा भी इतना नहीं खेलते मेरे साथ। बख्शी अंकल कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं। कहाँ है मेरी प्यारी सी गुड़िया? कहाँ गायब हो गई? यहाँ है, पकड़ लिया। एक बार हमने गोला भी खाया चुपके से। प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएंगी, थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी। तो क्या हुआ, गोला ही तो है, मेरे सारे दोस्त खाते हैं। चलो आज एक नया गेम खेले, सीक्रेट गेम। हाँ, बड़ा मजा आएगा। आओ मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो अंकल? ये कैसा गेम है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत गंदा लगा। क्यों किया बख्शी अंकल ने ऐसा? कितना गंदा लग रहा है। कोमल, कोमल, सब ठीक तो है ना बेटा? हेलो मिसेस कुमार, आपसे कोमल के बारे में बात करनी थी। बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे स्कूल में कुछ कहा क्या? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा क्या? अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी बेटा? मेरे पास एक सीक्रेट है। मैंने गोला खाया और झूठ बोला, और ये मुझे बहुत
गंदा लग रहा है। आप मेरे से बहुत गुस्सा होंगे जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना बेटा, तो फिर मुझ पर विश्वास करो। वो अच्छे अंकल नहीं है। कौन से अंकल? रुक जाइए, सबको पता चल जाएगा। तो हम कर भी क्या सकते हैं? कौन मदद करेगा हमारी? उस पक्षी को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। चाइल्ड लाइन, मेरी दोस्त प्रिया वहाँ काम करती है। वो बच्चों की मदद करते हैं। 10, 9, 8। हेलो कोमल, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि बख्शी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते कुतर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुम में से किस किस को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है। पर हमें अच्छा तो लगता है ना? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती है जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए। ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं, और फिर भागकर उसे बताना है जिसपे आपको भरोसा है। वो कौन है? तुम मुझे बताओ, किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ, तुम अपने डॉगी को बता तो दोगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 10 9 8 डायल करके मदद मांगते हो तो
एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है। ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद मांगे। मुझे फोन करें 1098 पर और चाइल्ड लाइन तुम्हारी मदद करेगा। अभी आपने देखा, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई है कि जो ये बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं वे क्या हैं, कैसे हो सकते हैं और कोई भी कर सकता है। इस वीडियो के अंदर आपको एक नज़दीकी रिलेटिव के द्वारा बताया गया था। ये आपके स्कूल जाने वाले जो कैब ड्राइवर हैं वो भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये अपराध करने वाला आदमी कोई भी हो सकता है। अनजाना आदमी हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, आस पड़ोस हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। यहाँ पर मैं उसी के बारे में, जिसको कि आमतौर पे बोलचाल की भाषा में आप पोक्सो बोलते हैं, तो पोक्सो जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है SSCD के अंतर्गत, और चूंकि ये पढ़ना है और इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों में इसके ऊपर अवेयरनेस बढ़े। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूं इस सब्जेक्ट के मेन टॉपिक के ऊपर, ताकि एक एक करके इसकी जो भी नियम के अंतर्गत आपको अधिकार दिए गए हैं, हक दिए गए हैं, वो सब आपको पता हो। तो चलिए अभी मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, आप बने रहें। चलिए अभी हम शुरू करते हैं इस अध्याय के ऊपर। ये अध्याय जो है टॉपिक वो आपके SSCD सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का चौथा मॉड्यूल है। इसके अंतर्गत आपको बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बताया जाता है और यह आपके A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत आज मैं अपने क्लास को बच्चों की सुरक्षा तक लिमिट रखूंगा। जैसा कि आपको पता है, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी बच्चों की आबादी है। इसकी कुल आबादी का 42% हिस्सा जो है वो 18 वर्ष से कम आयु का है। देश के बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा किसी भी देश की प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। देश के बच्चों के लिए इस दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले मददों में से एक बाल यौन शोषण की बुराई है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने नवंबर 2012 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जिसे शॉर्ट में हम पोक्सो या इंग्लिश में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 लागू किया गया है। और इसके बाद इस नियम के अंतर्गत इस अधिनियम में 2019 में संशोधन भी हुआ है। और मैं आपको 2012 के भी नियम और 2019 में क्या क्या संशोधन करके क्या क्या प्रावधानों को जोड़ा गया है, क्या क्या इन्हांसमेंट किया गया है, वो भी मैं आपको कवर करूंगा। चूंकि आपकी जो DGNCC की किताब थी वो 2019 में प्रिंट हो गई थी, तो ये संशोधन उसमें नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको इस पोक्सो के ऊपर जो अपडेट्स हैं वो भी उसमें जोड़ दूं। तो उम्मीद है और कोशिश मैंने किया कि इसको जो नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में बना दिया है। जैसा कि आपको पता है, आज भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला एक देश है और काफी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे जो हैं 18 साल से कम के हैं, और वो इस समस्या से जो कहते हैं कुछ पीड़ित भी हैं और ये वल्नरेबल हैं। कहने का मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि उनका कहां कहां पर क्या क्या गलत उनके साथ हो सकता है और उनके हक क्या हैं और उसके लिए उनको क्या करना है। तो अब चलिए हम अगले
उस पर चलते हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ परिभाषाएं हैं, डिवीजन जो दिया गया है, परिभाषा और प्रावधान है इस नियम के अंतर्गत, वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों के प्रति यौन अपराध की जब बात आती है तो अधिकतर लोगों के मन में यह शंका होता है कि यह अपराध सिर्फ लड़कियों या गर्ल्स के अगेंस्ट होता है। ये ऐसी बात नहीं है। यौन अपराध जो बच्चों के साथ होता है वो लड़कों के साथ भी हो सकता है, लड़कियों के साथ भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसे आप सभी को दूर होना चाहिए कि बच्चों के साथ जो यौन अपराध होते हैं वो लड़कों के साथ भी हो सकता है और लड़कियों के साथ भी हो सकता है। कहने का मतलब बॉयज और गर्ल्स जो हैं दोनों वल्नरेबल हैं इसके लिए, और इसीलिए ये जो प्रावधान है वो किसी लिंग में भेदभाव नहीं करता है। ये आपको दोनों जेंडर के प्रति न्यूट्रल है। साथ ही साथ दूसरा आता है कि बच्चों की परिभाषा क्या है। तो बच्चों की परिभाषा इसमें नियम में तय किया गया है कि जो भी बच्चे 18 साल से कम के हैं उन्हें हम बच्चे की श्रेणी में मानते हैं और उनके खिलाफ किए गए अपराध को हम, यौन अपराध को हम पोक्सो के अंतर्गत ट्रायल करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो ये आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि ये एक लिंग तटस्थ मतलब जेंडर न्यूट्रल है। तो यहां मैं इसलिए हाईलाइट कर रखा है कि यहां से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि पोक्सो के अंतर्गत पोक्सो जो लागू होता है वो कितने साल की उम्र के बच्चों को लागू होता है। तो वहां पे उत्तर होगा 18 वर्ष से कम की आयु, जो बिलो 18 ईयर के बच्चे हैं उनके ऊपर लागू हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि क्या पोक्सो सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो उसमें जवाब है नहीं, पोक्सो जो है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका यौन शोषण का जो विभिन्न रूप हैं इनकी परिभाषाएं दी गई हैं, जिसको उन्होंने बांटा गया है मोटा मोटी 3 हिस्सों में। एक है प्रवेशात्मक, दूसरा है गैर प्रवेशात्मक यौन हमला, और तीसरा है यौन उत्पीड़न, और चौथा है आपका पोर्नोग्राफी। जैसा कि आपको पता है डिजिटल एज में हम जी रहे हैं, तो ये जो लास्ट में पोर्नोग्राफी है ये भी काफी ऐड हुआ है। और खास करके मैं ये बता देना चाहूंगा कि इसके अंतर्गत वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि कोई भी बच्चे हो या बड़े हो जाने अनजाने अगर इस अपराध में शामिल हैं तो वो जल्द से जल्द अपने आप को सुधार ले, अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी रूप से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा इसके अंतर्गत जो है आपको जो सजा है कुछ अपराधों के लिए आजीवन कारावास है और जुर्माने के साथ कठोर दंड का भी प्रावधान है। इसके साथ साथ इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि यौन अपराधों की अनिवार्य रिपोर्टिंग का प्रावधान है। मतलब कि अगर इस तरह का कोई घटना घटती है तो उसको खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जो करनी है वो आवश्यक है। कोई इससे मना नहीं कर सकता है, कोई इसके लिए डिनाई नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की रिपोर्टिंग, साक्ष्य रिकॉर्ड करने का, एविडेंस को रिकॉर्ड करने का, टेस्ट का और परीक्षण के लिए बच्चों के अनुकूल प्रक्रिया का प्रावधान किया हुआ है। कहने का मतलब इस पूरे पोक्सो के अंतर्गत जो है ये इस तरह से बनाया गया है कि इसमें बच्चे जिनके खिलाफ कोई अपराध हुआ है उनके हिसाब से उनके अनुकूल बनाया गया ताकि वे कंफर्टेबल हों और वो असहज महसूस न करें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो 5 जो हैं ये प्रावधान है। इसके बाद जो है इसके अलावा आपका जो इसका अधिनियम की जो धारा सेक्शन 45 है इसके अंतर्गत नियम बनाने का जो भी है वो प्रावधान सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर है। मतलब राज्य सरकार इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं बना सकता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि बच्चों की जिनके अगेंस्ट या जिनके खिलाफ कोई अपराध हुआ है उनकी उचित देखभाल हो और उनकी सुरक्षा हो। जैसा कि आपने पिछले वीडियो जो मैंने शुरू में दिखाया था उसमें देखा कि 10 जो आपका कॉल सेंटर था 98 उसके ऊपर रिंग करने पे आती हैं दीदी और वो बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं और उनका इनके साथ साथ उनके लिए इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था है। इसके साथ साथ अगर किसी के खिलाफ कोई यौन अपराध होता है तो बच्चों को उचित मुआवजा भी दिया जाता है। साथ ही साथ इसके लिए नेशनल लेवल पे, केंद्र के लेवल पे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जिसे हम शॉर्ट में
NCPCR कहते हैं। और इसी तरह की एक संस्था राज्य सरकार लेवल पे होती है जिसे हम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे शॉर्ट में हम SCPCR कहते हैं। ये जो दोनों संस्था हैं ये समय समय पर इस घटना के ऊपर निगरानी रखती है कि क्या कार्रवाई उचित तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, बच्चों को उनका हक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बच्चों को मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके जो हित हैं वो संरक्षित हैं कि नहीं है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जिसमें आपको मैं इस कानून के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है, जो पनिशमेंट है, वो मैं बताऊंगा। इसको आप ध्यान से देखें ताकि आपके मन में कोई शंका नहीं हो कि अगर कोई भी इस तरह का अपराध करता है तो सरकार के नियम के मुताबिक उसे कड़ी सी कड़ी सजा दी जाएगी। यहां पे एक चीज देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट है 4th पॉइंट, कि इरादा असफल होने पर भी दंडित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि इस नियम में कोई जरूरी नहीं है कि अपराध अगर सफल सिद्ध नहीं हुआ तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। यहां पे अगर उसने प्रयास किया और वो प्रयास अगर असफल रहा, बच्चे के खिलाफ कोई अपराध का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसे दंडित करने का प्रावधान है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसमें आपको निर्धारित सजा, अगर वो सफल नहीं होता है तो निर्धारित सजा के आधे तक का सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ अपराध में सहायता प्रदान करने के लिए भी सजा है। इस तरह के पोक्सो के अंतर्गत अगर कोई अपराध करने में किसी दूसरे आदमी की मदद करता है तो उसे भी सजा का प्रावधान है। अगर आप लोग न्यूज सुनते होंगे तो देखा होगा आपने कि आपके स्कूल बस या इस तरह में होते हैं, वहां पे ड्राइवर के साथ साथ जो कंडक्टर होता है या खलासी होता है या कोई भी दूसरा आदमी भी अगर सहयोग करता है तो उसे भी वही सजा प्रदान करने का प्रावधान है। इसके साथ साथ यौन उद्देश्य के लिए बच्चों की तस्करी भी बहुत सारे जगहों पे ऐसा देखा गया है कि बच्चों को ले जाके उनको जो बोलते हैं पोर्नोग्राफी करने के लिए या उनको बच्चों की तस्करी की जाती है। खास करके आपने देखा होगा कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें शादी करके खास करके मिडिल ईस्ट या बाहर के देशों में ले जाया जाता है ताकि उनका यौन शोषण किया जा सके। तो ये भी इसी के अंतर्गत पनिशेबल है, इसी के अंतर्गत उनसे दंडित किया जा सकता है। इसके साथ साथ अब हम आते हैं कि इस तरह के अपराधों में सजा क्या है। तो सबसे पहले जो मैंने बोले कि इसके जो 4-5 प्रकार हैं, पहला प्रकार है पेनिट्रेटिव यौन हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसे सेक्शन 3 के अंतर्गत इसमें डिटेल में बताया गया है। इसमें 2012 के अधिनियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक 7 साल की सजा थी, जिसे बाद में 2019 में बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया था। इसे आजीवन कारावास और जुर्माना तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो मैंने 7 और 10 बताए, 2012 में मिनिमम 7 ईयर और 2019 में इसे बढ़ा के 10 वर्ष कर दिया गया। मतलब इस तरह का अगर पेनिट्रेटिव यौन हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर होता है तो कम से कम अब 2019 के बाद 10 साल की सजा और मैक्सिमम आपको आजीवन कारावास जुर्माने के साथ तक भी हो सकता है। इसमें एक चीज और ध्यान देने की योग्य बातें हैं। इफ चाइल्ड बिलो 16 ईयर ऑफ एज would be punished with imprisonment up to 20 year which might extend to life imprisonment as well as fine। कहने का मतलब अगर ये अपराध 16 साल से कम बच्चों के साथ किया जा रहा है तब सजा की जो अवधि है, जो मिनिमम 10 साल था, ये बढ़ा के 20 साल और आगे आजीवन कारावास जुर्माने के साथ तक बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब अगर 16 से कम के बच्चों में अगर ये होता है तो उस पनिशमेंट को और सख्त और कड़ा कर दिया गया है। तो ये जो मैंने बोला है कि ये जो लास्ट में जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, ये आपको 2019 के अमेंडमेंट में अधिनियम जो उसमें सुधार किया गया उसके अंतर्गत ये जोड़ दिया गया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के अपराध जिसे बोलते हैं गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला, धारा 5 के अंतर्गत, जिसे अंग्रेजी में एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं। इस तरह का अपराध जो है पहले वो ऊपर वाले अपराध से जो है वो और गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत
कम से कम 10 वर्ष से शुरू होता है और आजीवन कारावास तक जाती है। 2019 में इस अधिनियम को 2012 वाले नियम को सुधार किया गया और 10 से बढ़ा के उसको 20 साल कर दिया गया और अधिकतम सजा के अंतर्गत मृत्यु दंड तक का प्रावधान कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे जैसे अपराध की गंभीरता और बढ़ती है वैसे वैसे उसका पनिशमेंट भी पहले से बढ़ा दिया गया है। इसके बाद होता है यौन हमला, जिसे आप सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं। चूंकि ये ऊपर के दोनों से कम सीरियस है, बट इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको सजा का प्रावधान जो था वो कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल जुर्माने के तक आपको बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने यौन अपराध जो हैं 3 तरीके के, पेनिट्रेटिव यौन हमला, गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला और यौन हमला, ये 3 कैटेगरी को मैंने बताया। अब हम चलते हैं चौथे कैटेगरी की तरफ। चौथा कैटेगरी है गंभीर यौन हमला, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ये सेक्शन 9 के अंतर्गत बताया गया है। इसके अंतर्गत जो है 5 साल से कम की सजा नहीं होती है और लगभग 5 से 7 साल होती है और 7 साल में जुर्माने तक भी इसे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो अगला आपका है वो है बच्चों का यौन उत्पीड़न। ये आपको सेक्शन 11 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वो 3 साल का है और जुर्माना है। इसके बाद आखिरी में आता है आपका पोर्नोग्राफिक उद्देश्य के लिए बच्चों का उपयोग। तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों का अगर कोई भी पोर्नोग्राफिक उद्देश्य से अगर कुछ भी वीडियो बनाया गया, मॉर्फ किया गया, जैसा कि आप लोग देखे हैं बहुत सारे फेक वीडियो भी सर्कुलेट करते हैं, तो फोटो, फेक वीडियो मतलब ये सारे इसी डिफिनीशन के अंदर आ जाते हैं और ये सब बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके अंतर्गत आपको पुराने नियम 2012 के अंतर्गत 5 साल की कैद और जुर्माना था, जो अपराध सिद्ध होने की स्थिति में 7 साल की कैद और जुर्माना तक हो सकता था। यहां पे चूंकि पोर्नोग्राफिक का जो ये धारा था, इसकी चूंकि डिफिनीशन ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया था, तो जिसका फायदा बहुत सारे अपराधी उठा रहे थे, तो 2019 में जो संशोधन लाया गया उसमें इसको पूरा डिफाइन किया गया, डिटेल में बताया गया, ताकि किसी भी किस्म का कोई भी आदमी ये अपराध करके न बचे। अब 2019 के अधिनियम में, कानून में क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या चीजें डिफाइन की गई, वो मैंने आपको यहां पे रेड कलर में लिखा हुआ है। ये आपके डीजीएनसीसी की किताब में नहीं है क्योंकि वो 2019 का है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे भी जाने अनजाने में ये गलती कर बैठते हैं। तो अगर उन्हें पता होगा कि भाई इसका परिणाम क्या होगा, तो निसंदेह वो गलत ऐसी आदतें ना करेंगे। तो ये आप जान लें और समझ लें। 2019 के अधिनियम के अंतर्गत जो बच्चों की पोर्नोग्राफी थी उसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लाइन लिखा हुआ इसको ध्यान से समझ लें। किसी बच्चे से संबंधित यौन रूप से अस्पष्ट आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण जिसमें एक तस्वीर, एक वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनरेटेड छवि शामिल है, वास्तविक बच्चे से अलग नहीं हो सकती है, तो ये सब के सब उसके अंतर्गत आएंगे। तो कहने का मतलब आपका इमेज का अगर कोई मैनिपुलेट करके बनाता है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, कोई वीडियो बनाता है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, कोई कंप्यूटर जनरेटेड, एआई जनरेटेड भी बनाता है उसकी इमेज को मर्ज करके, वो भी इसके अंदर आएगा। तो कृपया करके इस तरह के किसी भी गलत हरकत में शामिल न हो, चाहे किसी को बदनाम करने के लिए, चाहे किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, चाहे किसी का इमेज को क्षति पहुंचाने के लिए, तो आप भी उसके पनिशमेंट के हकदार हो जाएंगे। तो ये खास करके चूंकि अधिकतर बच्चे हमारे यंग होते हैं, उन्हें नियम पता नहीं होता है, जाने अनजाने में वो गलती कर बैठते हैं, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया करके ऐसे किसी भी अपराध में शामिल न हो, और अगर आपके अगल बगल कोई दोस्त कर रहा है या जानकारी में है, उसे समझाएं, मना करें और बताएं कि उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो 2019 में जोड़ा गया है
वो है अश्लील सामग्री का भंडारण, स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल। 2019 के संशोधन विधेयक ने इस अपराध के लिए भी 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों को बदलकर 3 से 5 साल की कारावास या जुर्माना कर दिया गया। कहने का मतलब, अगर आपके मोबाइल में, अगर आपके लैपटॉप में, आपके टैबलेट में अगर कोई भी इस तरह का पोर्नोग्राफिक मटेरियल पाया जाता है तो आप भी 3 साल से 5 साल तक की सजा जुर्माने के साथ आपको हो सकती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आज की डेट में बहुत ही एक सेंसिटिव इश्यूज है, बच्चों को नहीं पता है, तो कृपया करके इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि इस तरह की गलती आपको जाने अनजाने आपको जेल में पहुंचा सकती है। इसके साथ साथ 2 और अपराध जो हैं इसमें शामिल किया गया था। पहला है किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री को नष्ट करने, हटाने या रिपोर्ट करने में विफल रहना। मतलब आपको पता है, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो भी आप ऑफेंस में शामिल हो गए, आपने डिलीट कर दिया तो भी ऑफेंस में शामिल हो गए, और आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया तो भी शामिल हो गए। तो कहने का मतलब आप इससे नहीं बच सकते। तो कृपया करके वैसे आदमी, वैसे बच्चे, वैसे दोस्त जो इस तरह की हरकत करते हैं उन्हें चेतावनी दें, उनसे दूर रहें और उनसे डिस्टेंस बना के रखें, उन्हें समझाएं, वार्न करें। और अगर वो नहीं मानते हैं तो जैसा वीडियो में बताया गया है, आप अपने शिक्षक को, आप अपने माता पिता को, आप कानून के रखवाले को, पुलिस को, इन लोगों को बता के आप उनसे मदद ले सकते हैं। और जो बैड एलिमेंट हैं, जो गलत हैं, जो आपराधिक किस्म के हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों, उनको आप सबक सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसी सामग्री को रिपोर्ट करने के उद्देश्य को छोड़कर प्रसारित, प्रदर्शित और वितरण करना भी अपराध है। मतलब इस तरह के जो पोर्नोग्राफिक या अश्लील सामग्री है, इसको आप टेलीकास्ट नहीं कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ एक मीडिया चैनल्स भी गलती कर देते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो कृपया करके इस तरह की किसी भी सेंसेशनल चीजों में शामिल न हो, ये आपको और आपके परिवार को एक असहज स्थिति में खड़ा कर सकता है। तो ये मैं आपको इसलिए लेके आया क्योंकि ये आपकी सिलेबस का विषय था और आपको ये पता होना चाहिए था। साथ ही साथ यहां पर एक मैं टेबुलर फॉर्म में लेके आया हूं कि पोस्को के क्या क्या ऑफेंस हैं, और ये पोक्सो जो एक्ट है 2012 में इसमें पनिशमेंट क्या था, और 2019 के जो बिल आए उसमें इसको क्या किया गया। फर्स्ट है यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, पहले 5 साल था मैक्सिमम, उसको बढ़ा के 2019 में मिनिमम 5 किया गया था। साथ ही साथ नेक्स्ट है यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस रिजल्टिंग इन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, इसमें पहले मिनिमम 10 मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, इसको उन्होंने चेंज कर दिया। उसमें क्या हुआ कि अगर बच्चा 16 से 18 के बीच में है तो मिनिमम 10, और अगर बच्चा 16 से नीचे का है तो वो 10 के बजाय 20 हो जाएगा, और मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट वैसा का वैसा रहा। फिर था यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस रिजल्टिंग इन एग्रीगेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट पहले था, उसको उन्होंने चेंज करके मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ में कन्वर्ट कर दिया। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस रिजल्टिंग इन सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें आपका पहले मिनिमम 6 था, मैक्सिमम 8 ईयर था, इसको उन्होंने बदल के मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 किया। अब यहां पे आप कह सकते हैं कि सर बाकी जगहों पे तो बढ़ा दिया, बट इसमें इन्होंने थोड़ा सा घटा दिया। वैसा इसलिए गया कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हर कानून का उपयोग और दुरुपयोग दोनों होता है। तो ये वाला जो क्लाउज है, इस क्लाउज का कुछ लोगों ने आपसी रंजिश को साधने के लिए इसका दुरुपयोग भी करने लगा, तो इस वजह से इसमें ये थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि कानून के अंतर्गत जो आपको अधिकार दिए गए हैं, इसका आप सही तरीके से उचित कारणों के लिए यूज करें। आप अपने व्यक्तिगत खुन्नस, शत्रुता, जेलसी, ईर्ष्या, इसके वजह से अगर गलत आरोप लगाते हैं तो आप भी उतना ही अपराध के सजा पाने के हकदार हैं। तो सही तरीके से आप इसको यूज करें, इसको मिसयूज ना करें।
तो ये चीज यहाँ पे बदलाव आया था, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो इसका कारण मैंने आपको बता दिया। लास्ट है यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस रिजल्टिंग इन एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें जो था मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 था, इसको भी उन्होंने चेंज करके मिनिमम 5 मैक्सिमम 7 कर दिया। तो ये जो आपके 2012 से 2019 में जो बदलाव आए हैं ये उसका है। इनमें से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, इसके बाद ये आपको मैंने जो सजा का प्रावधान था वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं चलता हूं इसके अगले हिस्से में कि अगर खुदा न खास्ते हमारे किसी भी बच्चों के साथ अगर ये घटना घट जाती है तो घटना घटने के बाद हमें क्या करना है, इसकी रिपोर्ट कैसे करनी है, इसको रिकॉर्डिंग कैसे करानी है, किस तरह से इस केस में हमें आगे बढ़ना है, किस इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको क्या क्या हक प्रदान किए गए हैं। अब हम चलते हैं जनरल प्रोविजन, जो सामान्य प्रावधान है रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग के तरीके के अंतर्गत, हम उसको अभी एक एक करके कवर करेंगे। इसको जरा ध्यान से समझेंगे। बच्चों से जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया के सभी चरणों में हर व्यक्ति द्वारा उसकी निजता और गोपनीयता के अधिकार की रक्षा और सम्मान किया जाना। मतलब इस पूरे प्रोसेस में बच्चे की जो प्राइवेसी है, जो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी और उसको बचाव किया जाएगा। कहने का मतलब बच्चे की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, किसी को नहीं बताया जाएगा और उसके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी। उसके बाद अगला आता है मीडिया को विशेष अदालत की अनुमति के बिना बच्चों की पहचान उजागर करने से रोक दिया गया है। जैसा कि आपको पता है आजकल की मीडिया टीआरपी के चक्कर में हर चीज को हवा बनाती है, तो इस केस में खास करके निर्देश दिया गया है कि किसी भी मीडिया को यह अनुमति नहीं है कि वो बच्चे की पहचान, उसकी नाम, उसके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करे। अगर वो डिस्क्लोज करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई। तो ये बच्चे के अगर मन में ये बैठा है कि अगर मेरे साथ अपराध हुआ है, अगर मैं रिपोर्ट करूंगा या मेरे फैमिली रिपोर्ट करेंगे तो मेरी पहचान उजागर हो जाएगी, मुझे समाज में बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, तो यहां पर उसको डर को देखते हुए यह प्रावधान डाला गया कि बच्चे की जो पहचान है ये उजागर नहीं होगी, उसकी प्राइवेसी, निजता, कॉन्फिडेंशियलिटी 100% मेंटेन की जाएगी। इसमें ये जो तीसरा है ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, ये हर बच्चों को पता होना चाहिए। शीघ्र सुनवाई के लिए अधिनियम में बच्चे के साक्ष्य को 30 दिन की अवधि के भीतर दर्ज कराने का प्रावधान है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी यौन अपराध जब होता है तो उसके जो एविडेंस हैं वो एविडेंस जितना आप लेट करेंगे वो एविडेंस डिटोरिएट हो जाता है, उसको प्रूफ करना संभव नहीं होता है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। तो फिर क्या है कि वो कानून के नियम के अंतर्गत उसको प्रूफ करने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये बनाया गया है कि इस तरह की अगर कोई अपराध होती है तो 30 दिन के अंदर आप इसके रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इसको आप अपने एफआईआर कर सकते हैं, इसको आप कानून के समक्ष ला सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि ये 30 दिन बहुत ज्यादा है, आप जल्द से जल्द करें। कारण मैंने बताया कि जो साक्ष्य होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, वक्त और समय के अनुसार वो डिटोरिएट होते हैं, तो वो बाद में मेडिकली प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। तो जिन बच्चों के साथ पहले तो ये होना नहीं चाहिए हमारे समाज में, और अगर ये किसी के साथ होता है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, तो जो भी उसके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं या खुद बच्चे हैं, तो जल्द से जल्द कोशिश करें कि इसकी सुनवाई हो, इसकी रिकॉर्डिंग हो, ताकि आपके जो साक्ष्य हैं ये डिस्ट्रॉय नहीं हो और सॉलिड एविडेंस हो, ताकि जिसने भी ये अपराध किया है उसे पूरी तरह से सख्त सजा हो, ताकि वो हरकत किसी और के साथ ना करो। साथ ही साथ इसके अंतर्गत एक विशेष प्रावधान दिया गया है कि विशेष अदालत की गठन की जाएगी और 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत सुनवाई पूरी करनी है। तो कहने का मतलब ये पूरा केस का जो ट्रायल है वो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह चलता है और 1 साल के अंदर कंक्लूड होता है, ताकि बच्चों की जो ऊपर दबाव है, ट्रॉमा है, जो प्रेशर है, वो ज्यादा लंबे समय तक ना रहे। तो ये चीज बच्चों को पता होना चाहिए कि इसके अपराध को जल्द से जल्द दर्ज कराना है, कोशिश करना है कि 30 दिन के अंदर हो जाए। बट मेरा ये आपके लिए सलाह है कि 30 दिन क्यों, आप जल्द से जल्द करें ताकि सॉलिड एविडेंस आप दे सकें। इसके साथ आते हैं हम चौथे प्रावधान के प्रति। बच्चों के दीर्घकालीन पुनर्वास के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई SJPU
या स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर मामले को रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को देनी होगी। कहने का मतलब इस तरह का अगर कोई अपराध होता है और अगर उसकी सूचना या रिकॉर्डिंग या एफआईआर दर्ज होती है तो इसकी मॉनिटरिंग उच्च लेवल पे होती है और 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचना इसकी बाल कल्याण समिति को देनी होती है। इस अधिनियम, अब आते हैं अगले प्रावधान 5वें प्रावधान की तरफ। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 1 साल के अंतर्गत इसको कंक्लूड करना होता है, तो इसके अंदर आपको एक स्पेशल कोर्ट को ट्रायल के लिए बनाने का भी प्रावधान है। अब हम चलते हैं इस अधिनियम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस अधिनियम में यौन अपराध की रिपोर्टिंग, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, जांच और सुनवाई, ये सभी को इस प्रकार से बनाया गया है कि ये बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इट्स अ चाइल्ड फ्रेंडली, ठीक है। द एक्ट इनकॉर्पोरेट्स चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस। ये सब के सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अब इनमें क्या क्या चीजें हैं, अब एक एक करके हम वो देखते हैं। सबसे पहला है बच्चों के निवास पर या उसके पसंद के स्थान पर अधिमानतः उप निरीक्षक के पद से नीचे के महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे का बयान दर्ज करना। कहने का मतलब कि जब यह घटना घटती है तो बच्चों जहां पर रहते हैं, बच्चे अपने मां बाप के साथ, उनके घर पे या वो जहां पर पसंद करते हैं उस जगह पर उनके स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग होगी। और उनकी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग अगर वो लड़की है तो उसकी रिकॉर्डिंग वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी और वो वुमेन पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर, जिसके को हम एसआई कहते हैं, उसके नीचे के रैंक नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब आपके लिए चॉइस ऑफ प्लेस, जहां पर आप रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं, जहां पर आप अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो सभी का यहां पे प्रोटेक्शन आपको दिया गया है। इसके साथ साथ अगला प्रावधान है रात में किसी भी बच्चे को पुलिस स्टेशन में हिरासत में नहीं रखा जाएगा। नो चाइल्ड टू बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट। कहने का मतलब इस तरह के अपराध में अगर कोई बच्चा पुलिस को बयान दर्ज कराना चाहता है, उस बच्चे को पुलिस स्टेशन में नहीं बिठाया जाएगा, खास करके रात में। अगला है बच्चों का बयान दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा। जैसा कि देखा गया, अधिकतर बच्चे पुलिस को वर्दी में देख के डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं। तो यहां पर एक प्रावधान दिया गया है कि बच्चे का बयान दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होंगे, सिविल ड्रेस में होंगे, ताकि बच्चा कंफर्टेबल रहे, बच्चा डरे नहीं, बच्चा बिना किसी भय के अपनी सच्ची सच्ची बात पुलिस अधिकारी को बता सके। इसका अगला प्रावधान है बच्चे द्वारा बोले गए बयान को दर्ज किया जाएगा। कहने का मतलब बच्चे ने जिस प्रकार से, जिस भाषा में जो स्टेटमेंट दिया है, उसको उसी स्टेटमेंट में उसी तरीके से रिकॉर्ड करना है। उसमें किसी तरह का टेम्परिंग, तोड़ मरोड़, बदलाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगला प्रावधान है बच्चों की आवश्यकता के अनुसार दुभाषिया या अनुवादक या विशेषज्ञ की सहायता प्रदान की जाएगी। अगर बच्चा किसी ऐसे जगह पे है जो पुलिस अधिकारी या तो बच्चे की भाषा नहीं समझ पा रहा है या उसका अपना मदर टंग अलग है, तो उस कंडीशन में जो आपके इंटरप्रेटर होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं या जो एक्सपर्ट होते हैं, उसकी मदद ली जा सकती है। अब चलते हैं इसी के अगले प्रावधान के अंतर्गत। अगर कोई बच्चा विकलांग है, क्योंकि देखा गया है कि विकलांग बच्चे ज्यादा इससे वल्नरेबल होते हैं, ज्यादा उनके खिलाफ ये होने के चांसेस रहते हैं, तो उनके लिए यहां पर एक विशेष प्रावधान दिया गया है कि यदि बच्चा विकलांग है तो विशेष शिक्षक या बच्चे के संचार के तरीके से परिचित किसी व्यक्ति की सहायता ली जा सकती। कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा मूक, बधिर अगर है, वो अपनी बातें कम्युनिकेट नहीं कर सकता है पुलिस अधिकारी के साथ, उस केस में
जो बोलते हैं, ट्रांसलेटर जो होते हैं, जो कोड या साइन लैंग्वेज जो समझते हैं, वे उनका मदद लिया जा सकता है ताकि वे बच्चों की बात अच्छी तरीके से ट्रांसलेट करके पुलिस को बता सकें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ये पॉइंट है नेक्स्ट, कि माता पिता की उपस्थिति में बच्चे की चिकित्सा जांच हो। जैसा कि आपने वीडियो देखा, गुड टच और बैड टच के अंतर्गत बताया गया था कि जो आपके 4 जगह हैं जहां पर कि बैड टच माना जाता है, लेकिन वहां पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर जो है वो आपको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपके माता पिता की उपस्थिति अनिवार्य है। तो उसी चीज को यहां पर नियम में डाला गया है कि माता पिता की उपस्थिति में ही बच्चों की मेडिकल जांच होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, तो ये आप रहें और इसको इंश्योर करें। अगला है, पीड़ित एक बालिका है। अगर कोई जो है विक्टिम गर्ल है, लड़की है, बच्ची है, उस केस में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन एक महिला चिकित्सक जो लेडी डॉक्टर है, वुमेन डॉक्टर है, वही कर सकती है। गर्ल्स चाइल्ड अगर विक्टिम है, उस केस में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन मेल डॉक्टर नहीं करता है। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखें। ये एमसीक्यू के अंदर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर विक्टिम गर्ल्स चाइल्ड है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कौन कर सकता है, मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर और कंबाइंड और नन ऑफ। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि गर्ल चाइल्ड के केस में जो है लेडी डॉक्टर ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट, जब कभी आपका ट्रायल होता है, परीक्षण होता है, तो काफी लंबा चलता है। अगर तो ऐसा नहीं है कि आप बार बार पूरा लंबा 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा लगातार बिठा के रखें। इसीलिए बच्चों को इसमें ब्रेक दिया जाता है ताकि बच्चे असहज महसूस न करें, भयभीत ना हो। तो बच्चों को कंफर्ट, आप देखोगे कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो बच्चों के अनुरूप बनाई गई है ताकि बच्चे कंफर्टेबल रहते हुए अपनी बातें, अपना परीक्षण करा सके। अगला पॉइंट है, बच्चे से कोई आक्रामक पूछताछ या चरित्र हनन नहीं किया जाएगा। नो एग्रेसिव क्वेश्चनिंग और कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ द चाइल्ड। कहने का मतलब, अगर कोर्ट में भी अगर ये चलता है केस, वहां पे बच्चों के साथ किसी भी किस्म का एग्रेसिव क्वेश्चनिंग नहीं किया जाएगा और उनका जो चरित्र है, चरित्र का हनन का प्रयास नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो लास्ट वाला है, एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पूरे मामले की कार्रवाई बंद कमरे में की जाती है और इन कैमरा ट्रायल ऑफ केसेस, तो कैमरे के अंतर्गत इनकी ट्रायल होती है ताकि कोई भी इस प्रक्रिया को बाद में छेड़छाड़ न कर सके। इसके बाद तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से साक्ष्य की रिपोर्टिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, क्या क्या आपके अधिकार हैं, कितने दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करना है, माता पिता के सामने मेडिकल टेस्ट होना है, बच्चे को कंफर्टेबल रखना है, बिना वर्दी के पुलिस अधिकारी होंगे, महिला चिकित्सक द्वारा गर्ल्स चाइल्ड का मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये सारे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सभी बच्चों को याद रखना चाहिए और मैं चाहूंगा कि ये सारे चीजें आप अपने माता पिता को भी बताएं, उन्हें भी ये वीडियो दिखाएं ताकि उन्हें भी इसका पता हो, क्योंकि बहुत सारे माता पिता को भी नहीं मालूम होने की वजह से वे घबराते हैं, शर्म से, शंका से, घबराहट से इस चीज को वो दबाने की कोशिश करते हैं। तो इसे दबाना नहीं है, क्योंकि अगर आप दबाएंगे तो अपराधी और ज्यादा अपराध करेगा। तो जिसने भी अपराध किया है उसे सजा दिलवाना हम सभी का कर्तव्य है और वो तभी हो पाएगा जब हमें अपने सभी अधिकारों का, हक का, जो हमें दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, आपको पता हो। तो यहां पर आपको चाइल्ड का जो सेक्सुअल एब्यूज होता है उसके अंतर्गत जो आपका पॉक्सो नियम है 2012 और उस नियम में जो बदलाव किए गए 2019 में, उन सबको मैंने यहां पे एक एक करके डिटेल में आपको कवर कर दिया है। अब इसके बाद अगला आता है जो आपके बच्चों की सुरक्षा का जो चैप्टर है छोटा सा, वो है बाल शोषण, चाइल्ड एब्यूज। बाल शोषण आज के वैश्विक ध्यान का एक अभिन्न अंग है। हर बच्चा जोखिम में है क्योंकि यह केवल एक धर्म, जाति, पंथ को प्रभावित नहीं करता है। खासतौर पे यह देखा गया है कि जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो इस तरह के ज्यादा आंकड़े होते हैं। उसके साथ जो दुर्व्यवहार है, चाइल्ड एब्यूज, मानसिक तौर पे भी हो सकता है, शारीरिक तौर पे हो सकता है और दोनों तरीके से भी हो सकता है। अब आइए इसको क्या होता है, इसको हम कैसे समझते हैं, इसकी परिभाषा को। बाल शोषण में शारीरिक
और या भावनात्मक दुर्व्यवहार के साथ साथ यौन दुर्व्यवहार, उपेक्षा या लापरवाही व्यवहार या व्यावसायिक व अन्य शोषण के रूप में सभी इसमें शामिल हैं। मसलन के तौर पे किसी बच्चे को, अगर जो बच्चा है 18 से कम उम्र का है और अगर उसको व्यावसायिक, आपने देखा होगा कारपेट इंडस्ट्री में या कोई छोटे और मंझोले उद्योगों में आपने देखा होगा, रिमोट एरियाज में खास करके छोटे छोटे बच्चों को बाल श्रमिक के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो वहां पर यह आपका व्यावसायिक शोषण आ गया। कहीं पर चाइल्ड अब्यूज का जो मैंने बताया पोक्सो, वो आपने यौन दुर्व्यवहार का मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ कभी कभी बच्चों के साथ भावनात्मक दुर्व्यवहार भी किया जाता है, तो वो भी इस अपराध के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ बच्चों के साथ एक्सेसिव आपकी मार पिटाई भी होती है, वो आपका शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है। तो चाइल्ड अब्यूज जो है वो आपका फिजिकल, इमोशनल, इल ट्रीटमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, नेग्लेक्ट, नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट और कमर्शियल और अदर एक्सप्लॉयटेशन, ये सभी चीजें आपका चाइल्ड अब्यूज के अंतर्गत आता है। अब जैसा कि मैंने बताया, चाइल्ड अब्यूज के प्रकार आपका शारीरिक शोषण भी हो सकता है। इसके अंदर बच्चों को शारीरिक तौर पे चोट पहुंचाना, बच्चों को मारना, हिलाना, लात मारना, पीटना या अन्य शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना शामिल होता है। दूसरा होता है भावनात्मक शोषण। इसके अंदर भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार करना, यह मौखिक दुर्व्यवहार हो सकता है, मानसिक दुर्व्यवहार भी हो सकता है। तो इस तरह के जो है बच्चों के मानसिक भावनाओं को संकट में डालना या उनको आघात पहुंचाना भी भावनात्मक शोषण का आता है। तीसरा है यौन शोषण, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पहले के सेक्शन में बता दिया है। नेक्स्ट है चौथा बाल उपेक्षा। बाल उपेक्षा एक ऐसा कार्य है जो बच्चों की बुनियादी जरूरतों को नकारने की ओर ले जाना है। भारत में बाल शोषण एक समस्या है। इसके ऊपर सरकार ने अध्ययन किया तो पाया कि 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे, खास करके रिमोट एरिया के अंतर्गत, गरीब इलाकों में, पिछड़े इलाकों के अंतर्गत जो हैं, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, उनका शोषण होता है और उनकी जिंदगी जोखिम में डाली जाती है। इसमें से तकरीबन 50% बच्चों के साथ फिजिकल शोषण, शारीरिक शोषण होता है और लगभग 53.22% बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता है। ये डाटा जो है आपके एक नेशनल स्टडी के तौर पे है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से आपके एसएससीडी टॉपिक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों की सुरक्षा है, जिसके अंतर्गत आपको पोक्सो भी बता दिया मैंने, बच्चों का शोषण का तरीका, क्या क्या मेथड होते हैं वो सब बता दिया, बच्चों को क्या हक मिला हुआ है, क्या नियम के प्रावधान हैं। तो इन सबको मैंने यहाँ पे डिटेल में कोशिश किया है कवर करने का। उम्मीद है कि आपको अपने हक, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जो जानकारी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप इसको अपने माता पिता को दिखाएं, ताकि वे भी इनके प्रावधानों को, इस नियम के, कानून के जो क्लाउज हैं, जो इनके प्रावधान हैं, उससे वो भी अवगत हों, ताकि आपके आजू बाजू, अगल बगल, दोस्त, किसी के साथ इस तरह का कोई अपराध नहीं हो। अगर किसी ने अपराध हुआ तो वो इस अपराध से लड़ सकता है, ताकि वो अपराधी कोई दूसरा अपराध नहीं करे। तो मुझे लगा कि चूंकि हमारे जो एनसीसी के बच्चे हैं, कैडेट्स हैं, अपने घर से बाहर रहते हैं, उन्हें ट्रेन में जाना होता है, उन्हें बस में जाना होता है, उन्हें कैंप में जाना होता है, उन्हें अदर स्टेट भी जाना होता है, तो इन पूरे प्रोसेस में वो इनसे बचे और उनको पता होना चाहिए कि मेरे क्या हक है, ताकि उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट कोई भी गलत हरकत ना हो, वो सुरक्षित हो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और अपने कैरेक्टर और अपने भविष्य का निर्माण करें। और अगर किसी आपके साथी दोस्त के साथ कोई गलत होता है तो जो मैंने आपको नियम बताया है, इस नियम से उसे अवगत कराएं और उसे बोलें कि वो अपने इस प्रक्रिया के अंतर्गत आगे बढ़े और उस कल्प्रिट के उसके ऊपर करें। तो उम्मीद है कि आपको ये एक एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सभी को पता हो। और इसके साथ साथ आपके अगर एग्जाम से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप चैट में डाल सकते हैं, मैं चैट में जवाब दे दूंगा। अगर आपने ऑनलाइन क्लास मिस कर लिया तो आप कमेंट्स में डालें, उसमें मैं आपको जवाब दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो आज का 2025 का ये एपिसोड मैं खत्म करता हूं। गुड इवनिंग, जय हिंद।
बेटा? रो क्यों रही हो? बोलो। उन्होंने मुझे याद मेरे बालों को छुआ। बच्चे और उनके माता-पिता बाल यौन उत्पीड़न के प्रति सजग हों तो अनिष्ट से बचा जा सकता है। बाल यौन अपराध से सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत अपराधी को सख्त सजा देने का प्रावधान है। क्या हुआ बेटा? उन्होंने मुझे याद बच्चे और उनके माता-पिता बाल यौन उत्पीड़न के प्रति सजग हों तो अनिष्ट से बचा जा सकता है। बाल यौन अपराध से सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत अपराधी को सख्त सजा देने का प्रावधान है।